नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। एक बार पुनः हम आपके समक्ष उपस्थित हैं एक और नए मॉडल पेपर के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 100 मॉडल पेपर की सीरीज में एक और नए मॉडल पेपर की हम आज बात करने वाले हैं। साथ साथ आप ही इस मॉडल पेपर को सोल्व करिए, देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन होगा, हाँ तो भाई पहला क्वेश्चन है, भारत नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? ठीक है, नौजवान सभा जो थी उसकी स्थापना करने वाले कौन थे? ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी है वीर सावरकर, ऑप्शन नंबर चार उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी। ठीक है, ठीक है। ये तीनों ही जो है क्रांतिकारी थे। ठीक है। अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो आपने जो है आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए आजाद हिंद फौज का संबंध किससे, तो वो सुभाष चंद्र बोस है। ठीक है। अगर बात करें वीर सावरकर की, तो वीर सावरकर ने अभिनव भारत संगठन की स्थापना की थी। अभिनव भारत संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, 1904 में। ठीक है, तो ये भी संगठन आपको याद रखने हैं और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता है? भाग नहीं लेने वाले की बात हो रही। ऑप्शन ए है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो सभी स्टेट में विधानसभा है तो उनका निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बी है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर सी है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा में मनोनीत सदस्य। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मनोनीत सदस्य जो होते हैं, ठीक है, मनोनीत सदस्य, पहली बात तो मनोनीत कौन करता है, तो राष्ट्रपति खुद ही इनको मनोनीत करते हैं। तो मनोनीत सदस्य उनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लोकसभा के चुनाव में मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं नहीं की बात हो रही है? कौन सी नदी ऐसी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन नंबर बी है यमुना, ऑप्शन नंबर सी है गंडक, ऑप्शन नंबर चार है डी है सतलुज नदी। तो सतलुज नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं होती, वो सिंधु नदी की सहायक नदी। ठीक है, वो सिंधु की सहायक नदी। सिंधु की और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, बात करें फटाफट, तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, और एक और आती है सतलज। ठीक है, तो इतनी जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। गंगा की कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे कोसी, यमुना, गंडक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? ठीक है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? तो आपको पता होगा कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य पड़ते हैं। 8 राज्यों के बारे में बात करें तो कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, इस प्रकार से ये 8 राज्य हैं। ऑप्शन में देखिए दोस्तों, कौन सा राज्य इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पंजाब जो स्टेट है वो कर्क रेखा पर नहीं आता है। ठीक है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर डी है ज्योतिबा फूले ने। तो बात करते हैं, सत्यार्थ प्रकाश नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? वो दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और क्या और कुछ महत्वपूर्ण काम, एक तो आर्य समाज की स्थापना की थी आपने। ठीक है, दूसरा था वेदों की ओर लौटो, आप नारा भी आपने दिया था, वेदों की ओर लौटो नारा अभी आपने दिया था। ये बात रही स्वामी दयानंद सरस्वती की। ठीक है दोस्तों, अगर ऑप्शन की बात करें, दूसरे ऑप्शन नंबर ए की बात करें, स्वामी विवेकानंद ने, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये सब
धार्मिक और सामाजिक सुधारक के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो आपने ज्योतिबा फूले जी ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है दोस्तों, और महात्मा गांधी के बारे में तो सब जानते ही हैं। ठीक है, महात्मा गांधी की कुछ पुस्तकों की बात करें, महात्मा गांधी जी की कुछ पुस्तक हैं, जैसे सत्य के मेरे प्रयोग, दूसरी पुस्तक है इंडियन होम रूल, इंडियन होम रूल। एक और अन्य पुस्तक है आपकी, जैसे मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत। इस प्रकार से ये महात्मा गांधी जी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बंगदूत अखबार का संबंध किससे है? ठीक है, बंगदूत नाम का जो अखबार था उसका उनका संबंध किससे है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन में से कोई नहीं। तो बंगदूत अखबार जो है किनका था? वो राजा राम मोहन का था। ठीक है, आप भी धार्मिक और सामाजिक सुधारक के तौर पर कहा जाता है, माना जाता है आपको। ठीक है, आपकी कुछ अन्य बात करें पत्रिका की, तो एक थी संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, यह भी आपकी पत्रिका थी। और बंगदूत नामक अखबार आपने निकाला था। एक और अन्य अखबार था जो कि फारसी भाषा में था, उसका नाम था मीरात उल, ठीक है, मीरात उल। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन था? ठीक है, भारत रत्न आपको पता होगा इस अवार्ड के बारे में। भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न। ठीक है, सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, तो किस किन किन को मिला था फर्स्ट बार में? तो ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है सर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है सीवी रमन, और ऑप्शन डी है सभी। तो इन सभी को जो है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इन सभी को जो है भारत रत्न से पहली बार सम्मानित किया गया था। कब? 1954 में। ठीक है दोस्तों, तो ये नाम आपको ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन एक है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन दो है सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन तीन है बाल गंगाधर तिलक जी ने, ऑप्शन चार है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? वो दिया था महात्मा गांधी जी ने। कब दिया था? 1954 में। ठीक है, जब वो आंदोलन चलाया जा रहा था कि, तो जब महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, तब करो या मरो का नारा दिया था आपने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, नियुक्ति की बात हो रही है, आसान क्वेश्चन दोस्तों, आंसर दीजिए आप। ऑप्शन ए के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर दो है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर तीन है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर चार है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नियुक्ति कौन करता है? जजों की नियुक्ति वो करते हैं हमारे भारत के प्रथम व्यक्ति, यानी कि भारत के राष्ट्र। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन है, क्वेश्चन है, जीत का शहर किस साम्राज्य के लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है, भारत में इतने सारे बड़े बड़े साम्राज्य हुए हैं, तो जीत का शहर जो है किस नगर के लिए कहा गया है? ऑप्शन ए के विजयनगर के लिए, ऑप्शन दो है दिल्ली को, ऑप्शन तीन है सिंध को, ऑप्शन नंबर चार है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जीत का शहर किसको कहा जाता था? वो कहा जाता था विजयनगर को। ठीक है, विजयनगर आज के लगभग दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वो विजयनगर साम्राज्य के अधीन आता था। ठीक है, विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो व्यक्तियों ने की थी। ठीक है, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। ठीक है दोस्तों,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वीं सदी में, ठीक है, 12वीं सदी में विजयनगर बना था, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन होगा विद्युत धारा का मात्रक कौन सा है। आपको पता होगा कि 7 मूल भौतिक राशियां होती है, कितनी? 7। और उनके जो मात्रक होते हैं, तो विद्युत धारा किसका मात्रक है? ऑप्शन ए के केल्विन का, ऑप्शन नंबर 2 है एम्पियर का, ऑप्शन नंबर 3 है किलोग्राम का, ऑप्शन नंबर 4 रेडियन का। तो देखते हैं केल्विन किसका मात्रक है। ये तो मात्रक है ताप का, ठीक है। ताप कितना है उसको केल्विन में मापा जाता है। विद्युत धारा कितनी बह रही है उसको मापा जाता है वो एम्पियर में, ठीक है। किलोग्राम किसका मात्रक है? वो मात्रक है भार का, ठीक है। भार का मात्रक क्या है? किलोग्राम। और रेडियन किसका मात्रक है? रेडियन मात्रक है कोण का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। एम्पियर जो मात्रक है वो विद्युत धारा का मात्रक है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ कहाँ की गई थी, ठीक है। आयोजन कहाँ किया गया था, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन है आपके राजगृह में, ऑप्शन नंबर 2 है वैशाली में, ऑप्शन नंबर 3 पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर 4 कश्मीर में। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? वो किया गया था राजगृह में, ठीक है। उस समय मगध की राजधानी थी राजगृह, और वहां पर जो है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, ठीक। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अब तक कितनी आयोजित की जा चुकी हैं। तो अब तक जो है 4 बौद्ध संगतियां आयोजित की जा चुकी है, ठीक है। उस समय अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि उस समय भारत में कौन राज कर रहा था, कौन शासन कर रहा था, तो उस समय शासन कर रहे थे अज्ञात शत्रु, ठीक है। राजा कौन थे? तो अज्ञात शत्रु, या अज्ञात शत्रु के समय पे जो है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीनी यात्री फायान किसके शासन काल में भारत आए थे, ठीक है। अब तक जो है 3 से 4 जो है चीनी यात्री भारत में आए थे। तो फायान जो थे वो कब आए थे भारत में? तो बात करते हैं चीनी यात्रियों के बारे में। एक तो आए थे फायान, एक आए थे वेंगसोंग, एक आते हैं इत्सिंग, ठीक है। तो कौन कौन से शासन काल में आए थे? तो फायान आए थे गुप्तों के शासन काल में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, गुप्तों के शासन काल में फायान आए थे, ठीक। अगर ऐसा क्वेश्चन बने कि उस समय भारत में कौन राज कर रहा था, कौन सा राजा था, तो चंद्रगुप्त सेकंड थे, ठीक है। गुप्तों के जो शासक थे वो थे चंद्रगुप्त सेकंड। उसी के समय में जो है फायान भारत में आए थे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुर्गावती नेशनल पार्क किस राज्य में है? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 है गुजरात, ऑप्शन नंबर 4 है तमिलनाडु। तो दुर्गावती नेशनल पार्क कहाँ स्थित है या किस राज्य में पड़ता है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में जो है दुर्गावती नेशनल पार्क स्थित है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वुलर झील जो है कौन सी नदी के प्रवाह क्षेत्र में आती है, ठीक है। वुलर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये कश्मीर में स्थित है। और कौन सी नदी के प्रवाह क्षेत्र में आती है वो आपको बताना है। ऑप्शन 1 है आपकी झेलम नदी के, ऑप्शन नंबर 2 है चेनाब नदी, ऑप्शन नंबर 3 है रावी नदी, ऑप्शन नंबर 4 है सिंधु नदी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। वुलर नदी जो है वुलर नदी वुलर झील जो है झेलम नदी के प्रवाह क्षेत्र में आती है, ठीक है। और झेलम जो है वो सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की और कौन कौन सी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माजुली द्वीप समूह कौन से राज्य में है? ऑप्शन नंबर 1 है आसाम है, ऑप्शन नंबर 2 है बिहार में, ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश में। तो माजुली द्वीप समूह जो है, द्वीप जो है कहाँ बना हुआ है? ये बना हुआ आसाम में, ठीक है। और किस नदी के कारण बना है? तो आसाम में एक नदी बहती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो गाद वगैरह जो बहा कर लाती है, तो इस कारण से आसाम में एक बड़ा द्वीप बन गया है उस नदी के जो प्रवाह है उसके कारण, ठीक है। तो माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? तो कौन से राज्य में ने हाल ही में अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू की है, ठीक है।
करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको पता है तो आप आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन ए के राजस्थान में, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 3 है केरला में, ऑप्शन नंबर 4 है गोवा में। तो हाल ही में खुद की इंटरनेट सेवा किसने शुरू की है? तो केरल राज्य में, ठीक है। केरल स्टेट ने हाल ही में अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू की। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। जिस उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए वह 144 मतों से जीता। यदि कोई अवैध मत नहीं हुआ तो कुल मतों की संख्या कितनी है, हमें बतानी है। तो देखो अपन कैसे निकाल सकता है। अगर मैं मानू कुल 100% मत, ठीक है, तो जीतने वाले ने कितने परसेंट प्राप्त किए, तो उसने प्राप्त किए 62%। ठीक है, हारने वाले ने कितने प्राप्त किए होंगे, तो 38% उसने प्राप्त किए होंगे, ठीक है, 100% में से। अब वो हारा कितने के कारण? वो हारा 144 मतों के कारण। यानी कि अगर इसके पास 144 मत और होते तो वो इसके बराबर हो जाता। ठीक है, तो यही हमारी इक्वेशन बनती है। इसको आप सोल्व करिए, तो होगा 62%। ठीक है, अगर इस 38% को इधर पक्षांतरण करें तो 38% बराबर 144। ठीक है, 62 में से 38 जाते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा 24 इज इक्वल टू 144। 24% इज इक्वल टू 144। और अगर यहाँ पर 24 को अगर मैं उधर भेजू तो इधर मेरे पास बचेगा 8% बराबर 144 डिवाइड विद 24। ठीक है, 144 डिवाइड 24। अगर इसको मैं इससे काट दूं तो मेरे पास बचते हैं 6। ठीक है, यानी कि 1% जो मेरे पास आ रहा है वो कितने कितने के बराबर है, वो बराबर है 6 के। अगर इधर 100% होता तो कितने के बराबर होता? 100% होता तो कितने के बराबर होता? तो इधर 2 जीरो और लग जाते, यानी कि 700 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन बनते हैं और आपको सोल्व करना है इसको अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, 2012 में गेहूं का उत्पादन 6000 टन था। 2013 में उत्पादन 8000 टन हो गया। उत्पादन में वृद्धि कितने परसेंट की हुई? ठीक है, परसेंट में पूछ रहा है अपने को। अगर डायरेक्ट पूछता तो अपन निकाल लेते कि भाई 8000 में से 6000 गए तो 2000 बचे हैं। ठीक है, लेकिन वो पूछ रहा है कि कितने परसेंट की हुई। तो देखिए परसेंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, 8000 माइनस 6000 डिवाइड विद 6000। बेस ईयर क्या है, तो बेस ईयर है 2012 का और वहां पर 6000 का, इंटू 100। ठीक है दोस्तों, इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर प्राप्त होगा। 20 से 2, 8000 में से 6000 गए तो बचे अपने पास 2000 बटा हुआ 6000। 20 से 20 कैंसिल इंटू 100। ठीक है, और इसको अगर आप सोल्व करेंगे, ठीक है, 1/3, 1/3 यानी कि 300 डिवाइड बाई 3। और अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 33.33%। ठीक है, तो आपका आंसर है 33.33%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 33.33%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए। पहली अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद होती है 3, उसके बाद होती है 5, 7। ठीक है, उसके बाद 11। अभाज्य संख्या की बात होती है स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाज्य नहीं होती है। ठीक है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो वो होती है 25। क्वेश्चन नंबर 2 इज करेक्ट। 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर हाँ, अगर बात हो 1 से 50 के बीच में, 1 से 50 के बीच में कितनी संख्या होती है, तो वो होती है 15। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन है आपके एक अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 21A में, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 1 में, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 25 में। तो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21A में है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। प्राथमिक शिक्षा का मतलब क्या? मतलब ये कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक के व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, शिक्षा पाने का अधिकार है और निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन होगा, सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों, एक 1 4 9 16 आगे की गुप्त संख्या क्या है, कौन सी है? तो देखो, बड़ी तेजी से जो है संख्या बढ़ रही है, तो अपन वर्ग करके देखते हैं। जैसे एक का वर्ग क्या होता है? तो वो होता है एक। दो का वर्ग क्या होता है? वो होता है चार। तीन का वर्ग यानी कि 3 × 3 क्या होता है? वो होता है 9। अगला जो है चार का वर्ग क्या होता है? तो वो होता है 16। हाँ, तो अगला क्या होगा? पांच का वर्ग जो है कितना होता है? 25। तो अगर ऑप्शन में अपना 25 आंसर है तो अपन इसको ठीक करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस प्रकार से आपको सीरीज को पकड़ना है कि कौन सी घट रही है कि बढ़ रही है, कि कितनी तेजी से बढ़ रही है। इस हिसाब से अपन जो है कुछ जोड़ घटा के वर्ग करके अपन इसको ठीक करेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो सीरीज का क्वेश्चन है, देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 22, 1 4 9 और 16 अगली लुप्त संख्या कौन सी आएगी? तो देखो, एक कैसे प्राप्त हो सकता है कि एक का स्क्वायर करूँ मैं। ठीक है, ये सामने दिख रही है स्क्वायर वाली सीरीज है। एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर कितना होता है? चार। तीन का स्क्वायर करें तो हमें 9 प्राप्त होता है। चार का स्क्वायर करें तो हमें 16 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँ, ठीक है, तो मेरे को 25 प्राप्त होता है, और 25 है ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन होगा 3 6 11 18 और अगली लुप्त संख्या, इसमें भी लुप्त संख्या निकालनी है। देखो, 3 से मेरे को 6 तक पहुंचना है तो मैं +3 ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर 6 से मेरे को 11 तक पहुंचना है तो +5 ऐड करने पड़ेंगे। अगर 11 से 18 तक पहुंचना है तो मेरे को +7 ऐड करने पड़ेंगे। अगली कौन सी संख्या ऐड करेंगे? देखो, दो दो का फर्क है इन सब में, तो अगली +9 ऐड करने पड़ेंगे। तो अगर 18 में +9 ऐड करेंगे, 18 + 9 यानी कि कितने होते हैं? 18 और 9 कितने होते हैं? 27। तो ऑप्शन नंबर 27 कहाँ है? ऑप्शन नंबर फोर्थ में 27, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, जो संबंध ए बी सी डी का जी एच आई जे से है वही संबंध के एल एम एन का किसके साथ है? देखो, ये पूरा उसने ग्रुप उठा रखा है एक साथ, ए बी सी डी पूरा ग्रुप उठा रखा है। उसके बाद आता है ई और एफ, उसके बाद आता है जी एच आई और जे। ठीक है, तो इसने दो संख्याएं मिस करके जो है उसके बाद वापस से पूरा ग्रुप उठाया। तो देखते हैं, जैसे के एल एम एन है, के एल एम एन, इसके बाद आता है ओ और पी। ठीक है, उसके बाद आता है ओ और पी, और उसके बाद जो पूरा ग्रुप बनता है वो क्या है? ओ पी क्यू आर एस टी है ना, क्यू आर एस और टी। ठीक है, तो यहाँ भी ओ पी को छोड़ देते हैं तो बनता है क्यू आर एस टी। ठीक है, तो ये संबंध है। ठीक है, तो कहाँ पे? ऑप्शन नंबर एक में, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं कैलेंडर की। कैलेंडर से एक क्वेश्चन है कि यदि 1 जनवरी 2022 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2023 को कौन सा वार होगा? देखो, जब अगर अलिप वर्ष से हम अलिप वर्ष में पहुंचते हैं तो वहां पर +1 दिन शेष बचता है। ठीक, तो 2022 भी जो है अलिप वर्ष है, 2022 भी अलिप वर्ष है, और 2023 भी अलिप वर्ष है, तो +1 ऐड करेंगे तो सोमवार के बाद कौन सा वार होता है? तो सोमवार के बाद +1 यानी कि मंगलवार होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, और अगर ऐसा होता, अलिप वर्ष नहीं होकर अगर ऐसा होता कि 2024 से 2024 चूंकि एक लीप वर्ष है, ठीक है,
फरवरी इसमें होता है कितना, फरवरी एक का एक दिन बढ़ जाता है तो +1 हो जाता है, यानी कि अगर 2024 से कोई 2025 में पहुंचता, ठीक है, सेम डे एक ही दिन, यानी कि 1 जनवरी, जैसे 1 जनवरी 2022 को 2024 को सोमवार है, और 1 जनवरी 2025 को कौन सा वार होता, तो वहां पर हम +2 ऐड करते, ठीक है। ये थोड़ी सी चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। तो वहां पर कौन सा वार होगा, अगर ऐसा होता तो वहां पर मंगलवार नहीं होके बुधवार होता, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ अगला क्वेश्चन, हाँ तो अगला क्वेश्चन है, रजनी अपने घर से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलेगी तथा अंत में दाएं मुड़कर आगे चली गई, अब वह किस दिशा में चल रही है। तो देखिए दिशा ज्ञान निकालना आसान होता है वैसे। मान लीजिए रजनी यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर खड़ी है। रजनी अपने घर से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर, उत्तर दिशा इस तरफ होती है तो उत्तर दिशा में वो 2 किलोमीटर चलती है। चलने के बाद बाएं मुड़कर, बाएं यानी कि उसका बायां इस तरफ होगा, बाएं मुड़कर वह 6 किलोमीटर चलती है, मतलब वह यहाँ पहुंच गई, ठीक है। चलने की चलेगी तथा अंत में दाएं मुड़कर, तो इसका दायां इस तरफ आगे चली गई, मतलब इस तरफ किस तरफ चली गई वह, तो वह किस दिशा में चल रही है, ठीक है। वह यहाँ की तुलना में किस दिशा में है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो इस दिशा की तुलना में अगर बात करेंगे तो वो किस दिशा में चल रही है, वह चल रही है, ये जो दिशा है वो कौन सी दिशा है, ये दिशा है उत्तर पश्चिम दिशा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, उत्तर और पश्चिम दिशा में वह चल रही है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिशा ज्ञान निकालना आसान होता है, आप निकाल सकते हैं आसानी से। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में मुंह किए हुए है, वह 90 डिग्री दाहिनी ओर घूमता है और फिर 180 डिग्री बाएं मुड़कर बाएं घूमता है, अंत में वह किस दिशा में मुंह किए हुए हैं, ठीक है। तो निकालते हैं। मान लीजिए व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में मुंह किए, उसका मुंह किस तरफ है, उसका मुंह है पश्चिम दिशा, यानी कि इस तरफ, किस तरफ वह मुंह किए हुए हैं। वह 90 डिग्री दाहिनी ओर घूमता है, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि दाहिनी ये हुआ उसका, तो 90 डिग्री अगर वह दाहिनी ओर घूमेगा तो वह इस तरफ घूम जाएगा, ठीक है दोस्तों। दाहिनी ओर इस तरफ घूमेगा, जब वह 90 डिग्री घूमा तो वह यहाँ देख रहा है, ठीक है। और फिर 180 डिग्री बाएं घूमता, बाएं, ठीक है। अब की बार उसको इस तरफ आना है तो बाएं वह घूमा कितना, 90 + 90, यानी कि अब वह देखा इस दिशा में, ठीक है दोस्तों। अंत में वो किस दिशा में मुंह किए गए, ठीक है। तो वह किस दिशा में, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तब वह दक्षिण दिशा में, ऑप्शन नंबर ए की करेक्ट, दक्षिण दिशा में मुंह किए गए, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आसान क्वेश्चन है दोस्तों, मेरे साथ साथ आप भी सोच करिए। एक और सीरीज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 2, 6, 11, 20 और 30 में गलत संख्या कौन सी है। इस प्रकार से सीरीज बन रही है, तो ये जो संख्या लिखी है उनमें से गलत संख्या कौन सी है आपको ढूंढनी है। तो देखो मैं पहले अगर प्लस का लगा के देखूं तो देखो, अगर +4 करूँ तो 6 प्राप्त होता है, उसके बाद +5 करूँ तो 11 प्राप्त होता है, उसके बाद +9 करूँ तो मेरे पास 20 प्राप्त होता है, उसके बाद +10 करूँ तो मेरे पास 30 प्राप्त होता है, ठीक है। देखो इनमें कोई एक कितना नहीं है, यहाँ पर गेट है एक का, यहाँ पर गेट है चार का, यहाँ पर गेट है 10 का, तो ये कोई एक कितना नहीं, ये तो नहीं लगा सकते। और क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं दोस्तों। देखो अगर मैं करूँ एक का स्क्वायर +1 तो मेरे पास प्राप्त होता है 2, 2 का स्क्वायर करूँ +2 जोड़ू तो इसमें मेरे पास प्राप्त होता है 6, 3 का स्क्वायर करूँ प्लस उसमें 3 ऐड करूँ तो मेरे पास प्राप्त होता है 12। इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर करूँ प्लस उसमें 4 जोड़ू तो मेरे पास प्राप्त होता है 20। इसी प्रकार से 5 का स्क्वायर करूँ +5 इसमें जोड़ू तो मेरे पास प्राप्त होता है 30। देखिए यहाँ पर लिखा है अगर 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 +3 करेंगे तो मेरे पास प्राप्त होता है 12, मतलब 12 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर है 11, तो 11 जो है इसमें गलत है, ठीक है। तो कौन सी गलत संख्या कौन सी है, तो 11 गलत है, एक इस करें, ठीक है दोस्तों।
ऑब्वियसली कौन सा लग रहा है वो आपसे लगा के देखना होगा वहां पर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। 20 अभी शुरुआती सम संख्याओं का योग कितना होता है? शुरुआत की बात हो रही है दोस्तों। तो पहली सम संख्या कौन सी होती है? पहली सम संख्या होती है 2, दूसरी सम संख्या होती है 4, तीसरी सम संख्या 6, फिर चौथी सम संख्या 8, इस प्रकार से देखते हैं। तीसरी सम संख्या कौन सी होगी? तो 20 × 2 यानी कि 40। ठीक है, बीस है तीन, अंतिम सम संख्या कौन सी होगी? 40। अब बात करते हैं, हमें निकालना है योग। योग निकालने का एक फॉर्मूला होता है। योग का फॉर्मूला होता है n/2 a+l। ठीक है, n का मान कितना? 20, 20/2, a का मान है 2, l का मान होता है अंतिम संख्या यानी कि 40। तो 40 को 42। ठीक है, 20 को फिर 2 से काटेंगे तो अपने पास बचेगा 10। ठीक है, तो 42 × 10 यानी कि 420। ठीक है, 420 ऑप्शन का है, ऑप्शन एक में है 420। एक ऑप्शन एक करेक्ट। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, जो संबंध एन ओ क्यू एस का एनपीआरटी से है वही संबंध ए सी ई जी का किसके साथ है? ठीक है, मतलब कि जो संबंध एन ओ क्यू एस का किसके साथ है? एनपीआरटी के साथ है। वही संबंध ए सी ई जी का किसके साथ है, हमें निकालना है। तो अगर मैं एन में +1 करूं तो मेरे पास एन प्राप्त होगा। ओ में भी अगर +1 करूं, ठीक है, तो मेरे पास सी प्राप्त होगा। क्यू में भी अगर +1 करूं तो मेरे पास आर प्राप्त होगा। और एस में भी अगर मैं +1 करूं तो मेरे पास सी प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगर ए में +1 करेंगे तो डी आएगा, सी में +1 करेंगे तो डी आएगा, ई में +1 करेंगे तो एफ आएगा, जी में +1 करेंगे तो एच आएगा। ठीक है दोस्तों, और ये ऑप्शन नंबर किसमें है? तो ऑप्शन नंबर एक में है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों।